तो दोस्तों आज के देश के सबसे गंभीर विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं। काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है आरक्षण के बारे में। कभी कोई कहता है आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, कभी कोई कहता है आरक्षण जैसी व्यवस्था को लागू ही नहीं करना चाहिए, कभी कोई कहता है कि आरक्षण जैसे व्यवस्था को मजबूती के साथ लागू करना चाहिए। तो दोस्तों इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि आरक्षण क्यों लाया गया, आरक्षण जैसी व्यवस्था को क्यों खत्म कर देना चाहिए या खत्म करना चाहिए या नहीं, या मजबूती के साथ लागू करना चाहिए या नहीं, इन सब विषय पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं EWS के बारे में, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उन्हें एक तरीके से आरक्षण दिया जा रहा है, और कौन लोग आरक्षण में आएंगे और कौन लोग होंगे जो आरक्षण से बाहर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि कौन लोग EWS का फायदा उठा पाएंगे और कौन लोग इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, यानी कि फायदा नहीं उठा पाएंगे। जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि EWS कोटा किसके लिए और गरीब कौन है। कहा जा रहा है कि सामान्य श्रेणी की वे लोग, यानी कि जो जनरल कैटेगरी में आने वाले वे लोग जिन्हें किसी भी के आरक्षण का, किसी भी किस्म का आरक्षण का फायदा नहीं मिला हुआ है, उन्हें EWS के श्रेणी में रखा जाएगा। कहा गया है कि ऐसे लोग जो जनरल कोटा में आते हैं, यानी जनरल श्रेणी में आते हैं, तो और उन्होंने किसी भी किस्म के आरक्षण का फायदा उन्हें नहीं मिला हुआ है अभी तक, तो वे EWS के श्रेणी में आएंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन जोड़ दी गई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसमें एक कंडीशन जोड़ दी गई है, और कंडीशन ये है अगर उनके परिवार की कुल कमाई, यानी कि कुल इनकम एक साल में 8 लाख से कम है तो उन्हें ही मिलेगा। अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो उन्हें एक तरीके से EWS वाला जो आरक्षण है, यानी कि इसका लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। लाभ उन्हें मिलेगा जिनके परिवार की कुल कमाई एक साल में 8 लाख से कम है, उन्हें लाभ मिलेगा। और जिनकी कमाई 8 लाख से ज़्यादा है एक साल में, जिनके परिवार के, उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं कि कौन लोग EWS के श्रेणी में नहीं आएंगे, यानी कि एक तरीके से किसे बाहर रखा गया है। तो जिनका मकान कह सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है पहली बात कि 5 एकड़ या उससे ज़्यादा, जिनके पास क्या है 5 एकड़ की ज़मीन या उससे ज़्यादा कृषि भूमि है, वे लोग EWS की श्रेणी में नहीं आएंगे। या फिर कहा गया है कि 1000 वर्ग फीट या उससे ज़्यादा का जिसके पास आवासीय फ्लैट है, वे लोग भी इसमें नहीं आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अधिसूचित नगर पालिकाओं में भी देखा जाए, जिसके पास 100 वर्ग या 100 वर्ग गज या 100 गज का मकान या आवासीय फ्लैट है या उससे ज़्यादा फ्लैट है, तो वे लोग भी EWS की श्रेणी में नहीं आएंगे। या फिर कहा जा रहा है कि अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में जिसके पास 200 गज के मकान या उससे ज़्यादा के आवासीय फ्लैट हैं, तो वे लोग भी EWS की श्रेणी में नहीं आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, सरकार ने ये भी स्पष्ट किया हुआ है अगर किसी परिवार की अलग अलग जगहों या शहरों में जमीन या संपत्ति है, तो उन सबको जोड़कर ही EWS का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका फैसला किया जाएगा सरकार के द्वारा। देखिए यहाँ कहने का मतलब ये है, यदि आपकी जो ज़मीन है गाजियाबाद में भी है, नोएडा में भी है, दिल्ली में भी है या किसी अन्य शहर में भी है, तो उन सभी चीज़ों के, उन सभी संपत्ति को जोड़ा जाएगा। और जोड़ने के बाद इसका तय कौन करेगा? सरकार तय करेगी। सरकार तय करेगी कि आपको EWS के श्रेणी में रखा जाएगा या नहीं, यानी कि आपको ये वाला EWS का आरक्षण वाला लाभ मिलेगा या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा? सरकार करेगी। दोस्तों आइए समझ लेते हैं EWS कोटा को लागू करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में। देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर नवीनतम जाति आधारित डेटा के अभाव में सबसे बड़ी चुनौती तो ये है। अभी तक अगर देखा जाए तो हमारे पास अच्छा कोई डेटा वोटा नहीं है, ठीक है, कि किसको इसमें रखा जाए किसको इसमें न रखा जाए। तो सबसे बड़ी तो चुनौती यही है। एक तो जाति आधारित की बात करते हैं कि कौन सी जाति के लोग जनरल कोटा में आएंगे, कौन से जाति के लोग जनरल कोटा में नहीं आएंगे। अब हमारे पास इस तरह का कोई आंकड़ा है ही नहीं, तो हम कैसे क्या करेंगे। दूसरी बात करते हैं सभी जातियों के लोगों की असल संख्या का पता लगाना, जिससे समान श्रेणी के आर्थिक रूप से वे कमजोर वर्ग के लोगों की सही संख्या आंकी जा सके। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जो सभी जाति के लोग हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं,
उनके बारे में हम पता लगाएं या कैसे लगाएं, हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर कहा जा रहा है ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लोगों को अपनी योग्यता साबित करने के लिए किसी न किसी दस्तावेज की जरूरत तो पड़ेगी, पर वे किसी मुकम्मल दस्तावेज आसानी से उपलब्ध करा पाएंगे या नहीं। अब बात ये आती है कि भैया अगर ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में कोई आएगा या नहीं आएगा, उसके पास तो कोई अच्छा दस्तावेज होगा नहीं जो सबूत दस्तावेज होगा। अब वो कैसे अपने दस्तावेज को उपलब्ध करा पाएगा, तो ये भी हमारे लिए चुनौती है या उनके लिए चुनौती है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 क्या कहता है कि इस पर नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि सबसे कमज़ोर आर्थिक स्थिति के परिवारों में करीब 60% ऐसे थे जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र तक भी नहीं थे। अब सोचिए, इनके पास जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है तो कहीं ना कहीं समस्याएं तो बड़ी हैं, यानी कि एक तरीके से चुनौतियां तो हमारे समक्ष हैं कि सरकार कैसे निर्धारण करेगी और सरकार को कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति सही लाभ उठा रहा है या नहीं। बहुत सारे लोग फर्जी कहीं ना कहीं दिखाकर इसका लाभ उठा सकते हैं और जिससे कहीं ना कहीं समस्याएं बन सकती हैं। जिनके लिए यह आरक्षण लाया गया हो सकता है उन्हें यह लाभ ना मिले दोस्तों, ठीक है। अब ये कहाँ तक मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये आने वाला भविष्य बताएगा। इस पर आंकड़े तय होंगे, ये सरकार तय करेगी कि कितने लोगों को लाभ मिला या नहीं मिला। ये सब सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार किस तरह के काम करेगी और कैसे लोगों को बताएगी कि ये जिन लोगों को ज़रूरत थी वाकई में उन्हें मिला हुआ है, जिनको ज़रूरत नहीं थी उनको नहीं मिला हुआ। ये सब आने वाला जो हमारा भविष्य होगा वो बताएगा, ठीक है। सामान्य श्रेणी के जो लोग हैं 8 लाख रुपए सालाना तक कमा रहे हैं, वे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की तुलना में इस आरक्षण को बेहतर लाभ उठाने की स्थिति में होंगे। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो वे लोग एक तरीके से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं जिनके पास जो 8 लाख रुपए सालाना तक कमा रहे हैं, ठीक है। तो वे लोग ज़्यादा इसका लाभ उठा सकते हैं जिनकी 8 लाख से कहा गया है कम, तो वो दिखा देंगे भैया हमारी 7.5 ही लाख है, 7,99,000 हमारी कमाई है, 8 लाख है ही नहीं। तो सोचिए, तो उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा, वे ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो फ़ायदा तो उन्हें होगा जिन्हें वाकई में चाहिए ही नहीं। अगर आप सोचें एक बार, फ़ायदा उन्हें होगा जिनको वाकई में ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वे लोग क्या करेंगे, फर्जी तरीके से सब कुछ दिखा देंगे, वे प्रूफ भी कर देंगे, सरकार कितना भी कहे, ठीक है। यहाँ तक कि कोर्ट में भी भेज दिया जाएगा उन्हें, तो तब भी उनका वकील साबित कर देगा कि इनकी जो कमाई रही है 7,99,000 है, 99,000 है, ना कि 8 लाख रुपए। 8 लाख से 1 रुपए कम है। हमारे देश के वकील बड़े ही धांसू तरीके के होते हैं, आप तो जानते ही हैं। वे सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में बिल्कुल माहिर होते हैं, और हमारे देश के जो लोग हैं वे भी ऐसा करने में बिल्कुल कम नहीं होते हैं। आप जानते ही हैं, हमारे देश की सरकार जो है सपोर्ट उनका करती है जो गलत काम करते हैं, और सपोर्ट उनका नहीं करती है हमारे देश का कानून भी कहीं ना कहीं। वैसे हमें अपने देश के कानून पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं अपने देश के कानून के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, बल्कि अपने देश के कानून की जो व्यवस्था है उस पर मैं प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं। कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह लगता है कि उन लोगों को वाकई में फ़ायदा नहीं मिल पाता है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। सरकार को इस बात को समझना होगा और हमें भी इस बात को समझना होगा कि हमें लाभ अगर नहीं चाहिए तो हमें लाभ नहीं लेना चाहिए। अगर हम उसके योग्य हैं कि हमें लाभ की आवश्यकता नहीं है किसी भी लाभ की, तो हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि हमें तो लगता है फ्री में मिल रहा है तो ले ही लेना चाहिए, इसमें हमारा क्या जाता है, ठीक है। तो ये सब बातें हम बाद में करेंगे, किसी दिन हम बात करेंगे आरक्षण जैसी व्यवस्था पर। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो आरक्षण जैसी व्यवस्था पर चर्चाएँ की जा सकती हैं कि आरक्षण जैसे व्यवस्था पर क्या सुधार किया जा सकता है और कैसे क्या क्या किया जा सकता है, इस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। बस बशर्ते आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, दिक्कत यहाँ होती है। चलिए आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।